अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 को एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो थ्योरी थी वो मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर उसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप अगर इसकी थ्योरी को पहले समझना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा वो लेक्चर देख के उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ मूव कीजिएगा। तो एक्सरसाइज की तरफ देखें बेटा, पहला क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन। अब स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में एक दफा फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक ऐसी लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो इंक्लिनेशन एक एंगल है तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर वो एंगल थीटा जो है वो 0 डिग्री है। अगर हमारे पास एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो फिर इसका इंक्लिनेशन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो इंक्लिनेशन 90 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमारे पास लाइन जो है वो ऑब्लिक लाइन हो और ऑब्लिक लाइन में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये एंगल एक्यूट एंगल है। और बच्चों, एक्यूट एंगल की स्लोप जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसी तरह एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल की जो स्लोप है वो हमेशा बच्चों नेगेटिव होती है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें अगर एंगल 0 है तो फिर इसकी स्लोप भी 0 होगी और अगर एंगल 90 डिग्री है तो फिर इसकी स्लोप जो है वो इनफिनिटी अनडिफाइंड होगी। स्लोप क्या है कि अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक ऐसी लाइन प्लॉट करते हैं, ये ओ ए एक लाइन है, ये ओ ए लाइन कितनी हाइट कवर कर रही है, ये ओ ए लाइन जितनी हाइट कवर कर रही है ए बी और जितना इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओ बी, ओ इंक्लिनेशन कहलाता है। इसके अलावा स्लोप का एक और फार्मूला है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये tan थीटा के इक्वल भी आ जाएगा। तो स्लोप को हम tan थीटा के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक और रिलेशन हमने इसका प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन हो तो फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो अगर दो पॉइंट गिवन आ जाए तो फिर हम स्लोप इस रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। इन तमाम चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस जो है वो पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। जी बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि आपने इंक्लिनेशन एंगल्स गिवन है और आप उनका ग्रेडियंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए इंक्लिनेशन गिवन है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए, m इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू ना क्या पुट कर देंगे बच्चों 0। जब tan 0 को सॉल्व करेंगे तो स्लोप भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0। और ये बात ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर थीटा 0 हो तो स्लोप भी 0 होती है, क्योंकि अगर थीटा 0 होगा तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एंगल गिवन है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। जी बच्चों, जब आप कैलकुलेटर से tan 30 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.77। तो ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई है। और ये स्लोप पॉजिटिव क्यों आई है? ये स्लोप पॉजिटिव इसलिए है कि हमारे पास जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल में बच्चों स्लोप जो है वो पॉजिटिव होती है। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है इसका नंबर 3 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। जी बच्चों, जब आप कैलकुलेटर से tan 60 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 1.732 आ जाएगा और ये स्लोप भी पॉजिटिव है क्योंकि एंगल एक्यूट है। जी बच्चों, नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर 90 डिग्री थीटा हो तो वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है
और पैरेलल टू वाई एक्सिस में स्लोप अनडिफाइंड इंफिनिटी होती है। चेक करते हैं इसको बेटा। m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 90। जब आप कैलकुलेटर से tan 90 को सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ आएगा मैथ एरर, और मैथ एरर का मतलब है कि ये वैल्यू अनडिफाइंड है, इंफिनिटी को शो कर रही है। गिवन है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जब आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू आप 120 पुट कर दें। जी बच्चों, जब कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1.732। और ये बच्चों स्लोप नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास जो एंगल गिवन है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप नेगेटिव होती है, एक्यूट एंगल की स्लोप जो है वो पॉजिटिव होती है। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है नंबर 6। थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 150। जब आप कैलकुलेटर से बेटा इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव आंसर देगा -0.577। तो ये स्लोप भी नेगेटिव इसलिए आई है बच्चों कि इसके अंदर जो हमारे पास एंगल गिवन है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। जी बच्चों, पॉज करके यहां तक नोट कर लें। पार्ट है थीटा इज इक्वल टू 170 डिग्री, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan 170 डिग्री। तो देखें ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी स्लोप भी नेगेटिव आएगी, -0.176। जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वैल्यू है थीटा इज इक्वल टू 45.5 डिग्री। सेम रिलेशन m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू पुट कर दें tan 45.5 डिग्री। एक्यूट एंगल है, स्लोप ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी 1.018। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। अब स्लोप गिवन है और आपको इंक्लिनेशन यानी कि एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें स्लोप गिवन है 0। फिर ऑब्वियसली बात है बेटा कि आपने अभी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह की चीजें एमसीक्यूज में आती हैं, तो वहां पर आपने कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट इनके आंसर लिखने हैं। इफ स्लोप इज इक्वल टू 0 सो थीटा इज इक्वल टू 0। इफ स्लोप इज इक्वल टू अनडिफाइंड सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जी बच्चों, स्लोप इसकी 0 है, सेम रिलेशन यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m। tan थीटा m की वैल्यू 0, tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप 0 का tan इनवर्स लेंगे तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 0, तो इंक्लिनेशन इसका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें स्लोप गिवन है m इज इक्वल टू 0.77। जी बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू 0.77, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.77। जी बच्चों, स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल। जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका -1.732। स्लोप की वैल्यू गिवन है -1.732। tan थीटा इज इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू पुट कर दें -1.732। tan इनवर्स लेंगे इसका जी बच्चों -1.732। जी बच्चों, जब -1.732 का आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये 59 पॉइंट समथिंग 59.9 है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके -60 लिख लेंगे। ये बच्चों ये जो -60 एंगल आया है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि यहां पर आपके पास
जो इंक्लिनेशन है उसमें जो एंगल आपको शो कर रहा है 60 डिग्री वो ये है, ये -60 डिग्री है। यानी कि इस लाइन पे ये जो एंगल -60 आया है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन इंक्लिनेशन में जो एंगल होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये दोनों कंप्लीट होकर 180 को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपने थीटा फाइंड करना है पॉजिटिव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर हम इस वैल्यू को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 120 डिग्री। और देखिए ये 120 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए क्योंकि स्लोप हमारे पास नेगेटिव है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझ के करें। क्वेश्चन के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ अगर -60 आ गया है तो बच्चे इसी को अपना आंसर समझ लेगा, लेकिन यहाँ -60 इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लोप जो नेगेटिव है तो एंगल एक्यूट हो ही नहीं सकता। ये एक्यूट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहा है, जबकि इस स्लोप का इंक्लिनेशन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री है। क्लियर है बच्चों ये बात? नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास -0 पॉइंट, इसी का फोर्थ पार्ट है। स्लोप गिवन है -0.364 -0.364 tan theta is equal to slope -0.364 theta is equal to tan इनवर्स -0.364। जी बच्चों जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेटर इसका आंसर देगा 20 डिग्री, -20 डिग्री। जी बच्चों एक मतलब अब हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया और हमने एंटी क्लॉकवाइज में इसको चेंज करने के लिए 180 में से -20 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 में से 180 में से जब 120 को 20 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 160 डिग्री। जी बच्चों स्लोप नेगेटिव है और एंगल की वैल्यू 160 डिग्री आ रही है। इसका आंसर बुक में 20 लिखा हुआ है, तो वो 20 या तो बाय मिस्टेक 20 लिखा गया है, एक्चुअल में क्योंकि इसका आंसर 160 डिग्री आ रहा है, स्लोप नेगेटिव है। और अगर 20 आंसर ही लेकर आना है तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ नेगेटिव साइन लिखा हुआ है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन को आप रिमूव कर दें और पॉजिटिव वैल्यू के साथ सॉल्व करें तो फिर क्योंकि स्लोप पॉजिटिव होगी तो फिर उसका एंगल 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों बातें अपने ध्यान में रखिएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर इंक्लिनेशन 160 डिग्री होगा, और अगर इसी स्लोप को पॉजिटिव लेकर आप पुट करते हैं तो फिर इसका इंक्लिनेशन 20 डिग्री आएगा, -20 नहीं +20 डिग्री। जी बच्चों यहां तक पॉज करके नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन गिवन में आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। अब जब 2 पॉइंट गिवन हो तो फिर स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। जी बच्चों फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ए के पॉइंट गिवन है 2 6, बी के पॉइंट गिवन है 5 8। जी बच्चों स्लोप फाइंड करनी है और साथ में हमने इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब इसमें y2 और y1 की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वैल्यू को x1 y1 कहते हैं तब भी ठीक है, इस वैल्यू को x1 y1 कहते हैं तब भी ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दें, यानी कि y2 की वैल्यू अब इसमें क्या है 8 और y1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू 5 और x1 की वैल्यू 2। अब इनको सिंपलीफाई कर लें
तो m की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6 2 और 5 माइनस 2 3। और अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते तब भी ये क्वेश्चन ठीक था। अगर आप इसको इंटरचेंज करते तो फिर ये स्लोप की वैल्यू बनती 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5। तो ये रिजल्ट बन जाता -2 माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल, m की वैल्यू 2/3। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप दो पॉइंट से स्लोप फाइंड करेंगे तो x1 y1 आप a और b में से कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, उससे स्लोप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी बच्चों, अब हम फाइंड करते हैं एंगल। और एंगल फाइंड करने के लिए आप रिलेशन यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू 2/3 है, तो इसका tan इनवर्स जब आप फाइंड करेंगे 2/3 का, तो ये एक एक्यूट एंगल हमारे पास आ जाएगा 33.69। 33.69 राउंड ऑफ करके बच्चों इसको 34 भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। जी बच्चों, सेकंड पार्ट है इसका, सी के पॉइंट है -2 और 4। जी बच्चों, डी के पॉइंट है 1 और -3। तो वही आपने स्लोप भी फाइंड करना है और थीटा भी फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए आप रिलेशन यूज करेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब इसमें इस वैल्यू को x2 y2 और इसको x1 y1 कंसीडर करना है, और अगर इसे कंसीडर कर लेते हैं भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -3 -4, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 नेगेटिव है, -5 बोलेगा तो वो +2 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 3। ये बच्चों, ये स्लोप नेगेटिव आ गई है, तो हमारे पास जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। tan थीटा इज इक्वल टू m, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -7/3। जी बच्चों, जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा -66.801। नेगेटिव एंगल शो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, हमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए, तो हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे। 180 माइनस 66.801। तो बच्चों, इसमें थीटा की वैल्यू आ जाएगी 113.19 समथिंग, उसको 2 लिखते हैं, 113.20 डिग्री। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका, इसमें पॉइंट गिवन है, E के पॉइंट है 5 माइनस 2, E के पॉइंट है 5 माइनस 2, और F के पॉइंट है -2 -3। F के पॉइंट है -2 -3, और आपने स्लोप और थीटा फाइंड करना है। तो स्लोप का रिलेशन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू -2 + 3 नेगेटिव था, माइनस फॉर्मूले का पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसी तरह 5 और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 1/7। tan थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा इज इक्वल टू 1/7, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7। जी बच्चों, जब आप इसका कैलकुलेटर से एंगल फाइंड करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 8.13 डिग्री, और एंगल एक्यूट इसलिए है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ A and B are 2 points, find the slope of the line parallel to AB perpendicular to AB। ये बच्चों ध्यान में रखिएगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो, if AB is parallel to CD, AB लाइन CD के पैरेलल हो,
तो जो ए बी की स्लोप m1 होगी और जो सी डी की स्लोप ये हमेशा आपस में इक्वल होगी। इसको हमने प्रूफ पहले कर लिया था। इसी तरह ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, तो फिर इन स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा m1 m2 ये -1 के इक्वल होगा। तो ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है -2 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 ए के पॉइंट है -2 और 6 और बच्चों बी के पॉइंट है 7 और -3। 7 -3। अब ये एक लाइन है ए बी और आपने इसके पैरेलल कोई एक लाइन है और इस लाइन की आपने स्लोप फाइंड करनी है। इस लाइन की आपने स्लोप फाइंड करनी है। इस लाइन की स्लोप को मैं m1 कह देता हूं, इस लाइन की स्लोप को मैं m2 कह देता हूं। तो बेटा ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है तो इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी। तो पहले मैं ए बी की स्लोप m1 फाइंड कर लेता हूं। y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ए के पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर लें। 6 plus 3 divided by -2 और 7 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये m1 की स्लोप आ जाएगी 9 divided by 9 और माइनस साइन साथ 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब अगर m1 की वैल्यू -1 है तो फिर ये जो दूसरी लाइन है जो हमने फाइंड करनी थी जिसकी स्लोप वो इसके इक्वल होगी। तो m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू -1। सो m2 इज इक्वल टू -1। जी बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। एक लाइन है ए बी और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है। इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रही है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है और ए बी की स्लोप अगर m1 है तो इसकी स्लोप को m2 कह दें और इसकी स्लोप हमें फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर में दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ए बी की स्लोप हम फाइंड कर चुके थे, उसी को दोबारा हम यूज कर लेते हैं इसमें। m1 into m2 is equal to -1। तो फिर m2 किसके इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय m1। तो m2 is equal to -1 और m1 की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो भी -1 थी। तो -1 से कैंसिल और m2 का रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो रिक्वायर्ड जो स्लोप थी वो हमारे पास 1 के इक्वल आ गई है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a एंड b। a और b दो पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 a के पॉइंट है 3 और x, b के पॉइंट है 5 और 8। जी बच्चों ये एक लाइन है ए बी और इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है और इस ए बी की जो स्लोप है वो स्लोप है 4 और आपने ये जो अननोन वैल्यू दी हुई है ए के ऑर्डर पेयर के अंदर x, इसको फाइंड आउट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे इस लाइन की स्लोप का रिलेशन यूज करेंगे y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। m की जगह आप 4 पुट कर दें और n की जगह ये a और b के पॉइंट पुट कर दें। 8 minus x डिवाइडेड बाय 5 minus 3। 4 is equal to 8 minus x डिवाइडेड बाय 2। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 minus x। जो बच्चों ये आ जाएगा 8 is equal to 8 minus x, x पॉजिटिव हो जाएगा 8 minus 8, 8 minus 8 0। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की
इसकी स्टेटमेंट है फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 6 में दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइन बच्चों पैरेलल है। एक लाइन है ए बी, ए के पॉइंट है के और 2, बी के पॉइंट है 3 और 5। इसी तरह एक लाइन है बच्चों सी डी, सी के पॉइंट है 5 माइनस 1, डी के पॉइंट है 8 7। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये बात गिवन है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो फिर इनकी स्लोप्स इक्वल होगी। ए बी की स्लोप को m1 कंसीडर कर लें, सी डी की स्लोप को m2 कंसीडर कर लें, और ए के ऑर्डिनेट में जो अननोन के आ रहा है इस के की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो फिर इन स्लोप्स के रिलेशन अगर हम कैलकुलेट करें m1 इज इक्वल टू m2, लाइंस पैरेलल है इसलिए स्लोप इक्वल है। m1 इन पॉइंट्स पे स्लोप का फार्मूला यूज करें 5 माइनस 2 3 माइनस k, और m2 पर y2 माइनस y1 वाला फार्मूला 7 और -1 फिर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस फार्मूले का, और 8 माइनस 5। जी बच्चों ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस k, और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 से मल्टीप्लाई होगा और 8 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस k से। ये बच्चों आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 24 माइनस 8k। तो ये 8k इज इक्वल टू 24 माइनस 9, 8k इज इक्वल टू 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, ये आ जाएगा बच्चों 15। तो k इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8, k इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी दो लाइंस हैं। एक लाइन है बच्चों पी क्यू, पी के पॉइंट है -1 और 2, क्यू के पॉइंट है 4 और 7, और एक परपेंडिकुलर लाइन है आर एस, आर के पॉइंट है 2 और के, एस के पॉइंट है 7 और 10। ये लाइन बच्चों परपेंडिकुलर है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। अब बच्चों आपने लेट कर लें कि आर एस की स्लोप जो है वो m1 है और पी क्यू की स्लोप जो है वो m2 है। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, फिर हम लिखेंगे m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 के लिए r और s पर फार्मूला अप्लाई करें 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2। ये s और r पर मैंने m1 का फार्मूला यूज किया है। m2 का फार्मूला p और q पर अप्लाई करेंगे बच्चों। 7 माइनस 2 y की वैल्यू 4 और ये माइनस, तो वो फार्मूले का +1 हो जाएगा इज इक्वल टू -1। सिंपलीफाई कर लें इसको, 10 माइनस के डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -1। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 माइनस के है। 10 माइनस के इज इक्वल टू 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा -5, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू के, सो के इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 पॉइंट्स गिवन है। x है 0 -3, y है 4 7 और z की वैल्यू है 6 12। आपने प्रूफ करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रही होती है, यानी कि ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन के ऊपर इस तरह लाई कर लें x y और z, तो फिर बच्चों हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं।
तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक्स वाई की स्लोप फाइंड करेंगे और फिर वाई जेड की स्लोप फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाए तो फिर हम ये ऑलरेडी ये बात प्रूव हो जाएगी कि दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर एक लाइन की आप एक कोई लाइन है, उस लाइन की आप अनलिमिटेड डिविजन्स कर दें, उस ए बी लाइन की जो स्लोप होगी उस हर डिवीजन की वही स्लोप होगी, क्योंकि वो तमाम पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाए गए हैं। तो जो स्लोप एक्स वाई की होगी वही स्लोप वाई जेड की होगी और वही स्लोप एक्स और जेड की भी होगी। कब? इफ दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप इनकी स्लोप चेक करते हैं। स्लोप ऑफ एक्स वाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जी बच्चों, x और y पर फार्मूला पुट करें, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0, वो फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 बाय 4। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 बाय 2। ये x y की स्लोप आ गई। जी बच्चों, इसी के पैरेलल स्लोप ऑफ yz चेक कर लें। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4। 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें 5 और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें 2। तो स्लोप ऑफ xy is equal to slope of yz. Then x, y and z are collinear points. जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the given points are collinear। अब ये बात क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपके पास p, q और r है। जी बच्चों, p के पॉइंट है 4y, q के पॉइंट्स हैं 5 2 और r के पॉइंट है 6 2y प्लस 1। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और आपने ये अननोन टर्म जो y है इसको फाइंड आउट करना है। तो इफ these three points are collinear then their slopes are equal। तो slope of PQ is equal to slope of QR। अब इन पे फार्मूला यूज कर दें। PQ पे पहले आप फार्मूला यूज करें, y माइनस 2 फिर x की वैल्यू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू, अब QR पे यूज करें 2y प्लस 1 माइनस 2 और फिर x की वैल्यू 6 माइनस 5। जी बच्चों, ये आ जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 और ये वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 y माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर y माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 1 से। तो ये y माइनस 2 माइनस 2y प्लस 1 रीअरेंज कर लें। y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू 1। जी बच्चों, ये y की वैल्यू आ गई है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप दैट पॉइंट्स a, b and c are vertices of a right angle triangle। a पॉइंट गिवन है 3 माइनस 1, b पॉइंट गिवन है माइनस 5 माइनस 5, c पॉइंट गिवन है 1 और 3। आप बेटा स्लोप के थ्रू प्रूफ करना है कि ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों की स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 5
-5 बोलेगा +5 हो जाएगा, 3 + 5, तो ये बच्चों आ जाएगा 5 - 1 4 और ये आ जाएगा 8, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसी तरह हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC। अब BC पॉइंट को यूज करें तो ये आ जाएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाय 1 + 5, ये आ जाएगा 3 + 5 8 डिवाइडेड बाय 6, इसकी कटिंग कर दें, ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह बच्चों आप फाइंड करें स्लोप ऑफ AC। तो AC की स्लोप फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला 3 + 1 डिवाइडेड बाय 1 - 3, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -2, इनकी कटिंग कर दें तो ये वैल्यू -2 आ जाएगी। जी बच्चों, तीनों स्लोप से एक बात क्लियर कट यहाँ नजर आ रही है कि AB की स्लोप और AC स्लोप को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC, तो AB की स्लोप 1/2, AC की स्लोप -2, 2 से कट, आपके पास फाइनल आंसर -1 आ गया। और इफ टू स्लोप्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, देन दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब AB और AC लाइन परपेंडिकुलर है। अगर AB और AC लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस A, B and C are the vertices of a right angled triangle। जी बच्चों, अगर आप इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो A के पॉइंट है 3 1 2 3 और Y की वैल्यू -1, तो ये यहां आ जाएगा 3 और 1, ये A का पॉइंट बन गया। B का पॉइंट -5 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये -5 और ये -5, इस पॉइंट पर बच्चों B आ गया। और C के पॉइंट है 1 और 3, X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 3, ये C पॉइंट यहाँ आ गया। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो देखें फिगर में भी ये बात क्लियर कट है कि आपके पास जो AB और AC है उसमें 90 डिग्री का एंगल A पॉइंट पर बन रहा है। तो ये फिगर के थ्रू भी प्रूव हो गया कि AC इज परपेंडिकुलर टू AB, लेकिन हमने एक्चुअल में स्लोप्स के थ्रू इस चीज को प्रूव करना था। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है यूजिंग स्लोप प्रूव दैट A, B, C, D are the vertices of a parallelogram। बच्चों, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी कि ये A पॉइंट है, B पॉइंट है और ये C और ये D। A के पॉइंट गिवन है -2 और 1, B के पॉइंट गिवन है 6 और 3, C के पॉइंट गिवन है 10 और 5 और D के पॉइंट गिवन है 2 और 3। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो जो AB की स्लोप होगी वही CD की स्लोप भी होगी। ये अगर स्लोप M1 है और ये स्लोप M2 है, ये स्लोप M3 है और ये वाली स्लोप जो है वो M4 है, तो फिर M1 M3 की इक्वल होगी और M2 M4 की इक्वल होगी। तो आप इनकी स्लोप्स फाइंड करें और देखें ऑपोजिट साइड्स की स्लोप जो है वो इक्वल आती है कि नहीं। अगर वो इक्वल आ रही है सो इट इज अ पैरेललोग्राम थ्रू स्लोप्स। तो सबसे पहले हम AB की स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ AB, पॉइंट वाला फार्मूला यूज करें, 3 - 1 डिवाइडेड बाय 6 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 8, ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। जी बच्चों, अब आप फाइंड करें स्लोप ऑफ BC। तो BC की स्लोप के लिए यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, 5 - 3 10 - 6,
क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, इनकी कटिंग करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब आप फाइंड करें स्लोप ऑफ सी डी। 5 - 3 10 - 2, ये आ जाएगा 2/8। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। अब आप फाइंड करें बच्चों स्लोप ऑफ ए डी। तो ए डी की स्लोप 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 + 2, तो ये 2/4 आ जाएगा। जब आप इनकी कटिंग करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ए बी की स्लोप सी डी की स्लोप के इक्वल है और बी सी की स्लोप ए डी के इक्वल है, यानी कि ए बी की स्लोप m1 ये इक्वल है m3 के सी डी के, और m2 जो है ये इक्वल है m4 के। हेंस ABCD is a parallelogram। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है P Q R S are the vertices of a parallelogram। आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टिसेस हैं P अननोन है x y, Q -2 और 2, R 1 और 4, S 10 और 1। आपने बेटा ये अननोन, जी बच्चों अननोन पॉइंट P X Y फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में P Q R S इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स की स्लोप इक्वल होगी। स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ SR। PQ पे फार्मूला यूज करें y - 2 x + 2 और SR पर फार्मूला यूज करें 1 - 4 और 10 - 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी y - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 9। 3 और 9 की कटिंग करें 1/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई होगा y - 2 से और -1 मल्टीप्लाई होगा x + 2 से। जी बच्चों मल्टीप्लाई करें इनको 3y - 6 -x - 2 रीअरेंज कर रहे हैं। x उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा +3y - 6 और ये 2 भी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। इसे बच्चों कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप बेटा QR और PS की स्लोप फाइंड करेंगे और ये भी स्लोप इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PS। तो QR का फार्मूला यूज करें 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 और PS पर फार्मूला यूज करें तो ये आ जाएगा y - 1 डिवाइडेड बाय x - 10। 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y - 1 x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 * x - 10 और 3 बच्चों मल्टीप्लाई होगा y - 1 से। 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x - 20 और ये आ जाएगा 3y - 3। इन वैल्यूज को भी रीअरेंज कर दें लेफ्ट हैंड साइड पर 2x - 3y + 3 और ये -20 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x - 3y + 1। 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये -17 आ जाएगा। -17 इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में 3y और 3y दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 1 और 2 को ऐड कर दें। एडिंग 1 and 2। जी बच्चों दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे तो x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3y - 17 इज इक्वल टू 0। तो ये 3y कैंसिल हो जाएगा, 2x और x 3x 17 और 4 -21। जी बच्चों 3x इज इक्वल टू 21
और x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, इनकी कटिंग करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7, x इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 1 में पुट कर दें, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 7 प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3/3। ये कटिंग हो जाएगी तो y की वैल्यू बच्चों -1 आ जाएगी। अब बच्चों हमने पॉइंट P के फाइंड करने थे, तो P के पॉइंट थे x y, तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू आई है -1, तो ये बच्चों P के पॉइंट है 7 -1। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 vertices of a rhombus are A, B, C. Find the 4 vertex. क्वेश्चन नंबर 30 में एक रोम्बस है। रोम्बस का होता है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, और 90 डिग्री का कोई एंगल भी नहीं होता। स्क्वायर के अंदर चारों कॉर्नर्स पर 90 डिग्री के एंगल होते हैं, और रोम्बस में हैव नो राइट एंगल बट ऑल साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो बच्चों ए के पॉइंट है 2 -1, बी के पॉइंट है 3 4, सी के पॉइंट है -2 3 और डी के पॉइंट अननोन है। जी बच्चों, AB is parallel to CD, so slope of AB is equal to slope of CD। जी बच्चों, AB की स्लोप आ जाएगी 4 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 2, और CD की स्लोप आ जाएगी y - 3 डिवाइडेड बाय x + 2। 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय 1 y - 3 डिवाइडेड बाय x + 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई होगा x + 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा y - 3 से। 5x + 10 इज इक्वल टू y - 3, 5x - y + 10 + 3। ये बच्चों y और 3 इक्वल इस तरफ आकर y नेगेटिव हो जाएगा और 3 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5x - y + 13। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों BC और AD की स्लोप लेंगे, तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है तो स्लोप्स इनकी इक्वल होंगी। BC की स्लोप 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2, AD की स्लोप y + 1 डिवाइडेड बाय x - 2, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 y + 1 डिवाइडेड बाय x - 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x - 2 इज इक्वल टू 5 इनटू y + 1, 1 मल्टीप्लाई करें x - 2 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 आ जाएगा। इन दोनों टर्म को भी इस तरफ ले आए, x - 5y - 5 और ये -2 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू बन जाएगी x - 5y - 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। जी बच्चों, अगर इक्वेशंस के अंदर कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें, तो इसी इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5 इंटू x - 5y - 7, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5x - 25y - 35 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में भी 5x है, इक्वेशन 3 में भी 5x है, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3, 5x - y + 30, और ये इक्वेशन है 5x - 25y - 35,
इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो ये 5x से कैंसिल हो जाएगा, 25 माइनस 1 24y, और 35 प्लस 30 जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। ये बच्चों 24y इज इक्वल टू -48, तो -48 डिवाइडेड बाय 24, इनकी कटिंग करें तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। जी बच्चों अब x फाइंड करना है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। जी बच्चों 2 में पुट कर लेते हैं, x - 5 by -7 इज इक्वल टू 0, x - 5 मल्टीप्लाई बाय -2, x 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये बच्चों x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमने d पॉइंट फाइंड करना था, d xy था, तो ये बच्चों x की वैल्यू आ गई है -3 और y की वैल्यू -2। तो d का जो कोऑर्डिनेट है वो -3 और -2 है। Question number 14. If 5, 0, 0, 5 and 8, 8 are the vertices of the triangle, find slopes of the sides, slopes of median और slopes of altitudes. जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में 3 पार्ट है आपके पास। एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। ए के पॉइंट आप लेट 5, 0 कर लें, नाम कोई भी दे सकते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 5 और नेक्स्ट सी पॉइंट है 8 और 8। जी बच्चों आपने इन साइड्स की फाइंड द स्लोप्स ऑफ द साइड्स, आपने इनकी साइड्स की स्लोप्स फाइंड करनी है। तो पहले ए बी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी 5 - 0 और 0 - 5, तो ये बच्चों आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -5, 5 से कैंसिल होके -1 आ जाएगा। इसी तरह आप स्लोप ऑफ BC फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 8 - 5 डिवाइडेड बाय 8 - 0, तो 3/8 आ जाएगा। स्लोप ऑफ AC, तो AC के ऊपर आपके फार्मूला यूज करें 8 - 0 8 - 5, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड कर ली है। इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें स्लोप्स ऑफ मीडियन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ मीडियंस। जी बच्चों ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए के पॉइंट है 5, 0, बी के पॉइंट है 0, 5 और सी के पॉइंट है 8, 8। जी बच्चों ये मीडियन लाइन क्या होती है? मीडियन लाइन एक ऐसी लाइन है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट पर आकर मीट करे। A line start from the vertex and join the midpoint of the opposite side। यानी कि अगर इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे दूं M, तो M is the midpoint of AB और CM is the median। इसी तरह सेकंड मीडियन A से एक लाइन स्टार्ट करें और BC के मिड पॉइंट, M is the midpoint of BC, so AN is a median and P is the midpoint of AC, so BP is a median। तो ये तीन मीडियन है CM, AN और BP। आपने इन मीडियंस की स्लोप फाइंड करनी है। तो बच्चों मीडियन की स्लोप फाइंड करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। अब
ए एन की स्लोप फाइंड करने के लिए एक पॉइंट गिवन है लेकिन एन पॉइंट नहीं है, तो पहले हम एन पॉइंट फाइंड करेंगे। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एन बीसी का मिड पॉइंट है, तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला यूज कर लें, और मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें x1 y1 कौन से पॉइंट होंगे? b और c के, क्योंकि n b और c का मिड पॉइंट है, तो यहां मैं x1 और y1 या x2 y2 के पॉइंट b और c पुट करूंगा। तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 और 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाय 2। 2 और 8 की कटिंग हो जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4, 13 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं a n की स्लोप फाइंड कर सकता हूं। तो स्लोप ऑफ ए एन, ये फर्स्ट मीडियन है ए एन, तो a और n पॉइंट के ऊपर आप स्लोप का फॉर्मूला यूज करें। 13 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 और 4 माइनस 5, तो ये बच्चों आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 1, तो ये माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 ए एन की स्लोप। अब इसी तरह बच्चों m पॉइंट फाइंड करेंगे। m is the midpoint of AB, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें x1 y1 के पॉइंट्स a और b के यूज करेंगे। m इज इक्वल टू 5 प्लस 0 और नेक्स्ट वैल्यू 0 प्लस 5, y के पॉइंट्स, तो ये बच्चों m के पॉइंट आ जाएंगे 5/2, 5/2। तो अब मैं cm की स्लोप फाइंड करूंगा। स्लोप ऑफ cm, c और m के पॉइंट यूज करेंगे। 5/2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5/2 माइनस 8। जी बच्चों एलसीएम ले लें, यहां पर 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 से मल्टीप्लाई होकर 16, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस 11 डिवाइडेड बाय माइनस 11, तो इसकी वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। तो ये cm की स्लोप जो है ये, और p किसका मिड पॉइंट है? ac का। p is the midpoint of AC, तो हम AC के ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे और p पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो p इज इक्वल टू 8 प्लस 5, ये x की वैल्यूज है, और 8 प्लस 0 ये y की वैल्यू है, तो p के पॉइंट आ जाएंगे 13 डिवाइडेड बाय 2, और 2 और 4 की 8 की कटिंग करें तो ये 4 आ जाएगा। तो अब आप बच्चों PB की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ PB, तो अब इसमें पॉइंट कौन से यूज होंगे? B और P। 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 13/2, तो ये बच्चों आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस 13/2। अब 13/2 जो है ये डिवाइड हो रहा है, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/13। ये बच्चों स्लोप ऑफ पीबी की वैल्यू आ गई है। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट है, स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ट्राइंगल कोई है आपके पास। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो
और ऑपोजिट साइड पर जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाए। यानी कि इसमें ये जो x पॉइंट है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन ये ए बी के मिड पर नहीं है। मीडियम में मिड पॉइंट पर मीट करता है लेकिन 90 का एंगल नहीं बनाता। ये 90 का एंगल बनाएगा लेकिन मिड पॉइंट पर मीट नहीं करेगा। इस लाइन को कहते हैं एल्टीट्यूड लाइंस। इसी तरह यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन BC पर, इसको y कहते हैं। और इसी तरह एक थर्ड एल्टीट्यूड होगा जिसे हम BZ कह देते हैं। तो पहले तो हमने मिड पॉइंट के थ्रू वो मिड पॉइंट फाइंड करके और उस लाइन की स्लोप फाइंड कर ली थी। अब x पॉइंट हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि x इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AB, बट CX is perpendicular to AB. If CX is perpendicular to AB, then the product of their slope is -1. तो सबसे पहले बच्चों पे हम स्लोप ऑफ AB फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AB 5 minus 0 divided by 0 minus 5 is equal to 5 divided by -5। 5 से कैंसिल हो गया -1। ये AB की स्लोप आ गई है। इसी तरह अच्छा ये स्लोप्स जो है ये आप पार्ट 1 में भी फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC आ जाएगा 8 minus 5 divided by 8 minus 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/8। और स्लोप ऑफ बच्चों आ जाएगी स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC बच्चों आ जाएगी 8 minus 0 divided by 8 minus 5, तो 8 divided by 3। अब देखें CX AB पर परपेंडिकुलर है तो फिर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ CX मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों स्लोप्स जो है वो परपेंडिकुलर और दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो स्लोप ऑफ CX AB स्लोप की वैल्यू पुट कर दें और इसकी वैल्यू बच्चों -1 है। तो स्लोप ऑफ CX -1 ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी तो ये स्लोप ऑफ CX हमारे पास 1 आ जाएगा। जी बच्चों इसी तरह स्लोप ऑफ AY, स्लोप ऑफ AY मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC, AY BC पे परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ AY मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ AY और स्लोप ऑफ BC हमने फाइंड किया था 3/8 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AY की वैल्यू आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 8/3 इज इक्वल टू -8/3। और थर्ड एल्टीट्यूड है बच्चों स्लोप ऑफ BZ मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ AC। BZ AC के परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ BZ और AC की स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं 8/3 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ BZ इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 8/3 इधर आके 3/8 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 8 डिवाइड होगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/8 आ जाएगा। जी बच्चों ये आपकी ये एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ MCQs हैं
क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो अगर पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो पेपर को अटेम्प्ट करते हुए एमसीक्यूज में बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है और वो अक्सर अपने मार्क्स एमसीक्यूज में लूज कर जाते हैं। तो मेरी पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हर एक्सरसाइज के बाद कुछ एमसीक्यूज हम ज़रूर सॉल्व करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि आप रटा मत लगाएं, क्योंकि जब आप रटा लगाएंगे तो आप एक एक्सरसाइज के वही क्वेश्चन जो आपने रटे लगाए होंगे वो कर सकेंगे। तो पेपर में अगर वैल्यू हम चेंज करके दे दें टीचर्स, या पेपर इस तरह आ जाए कि कोई आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ बुक पेपर आ जाता है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो थ्योरी है ना वो आपका वीक होता है, इस वजह से आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। तो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड ये कुछ एमसीक्यूज है बच्चों। इसमें पहला एमसीक्यूज है, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप। ऐसी दो लाइंस जो पैरेलल हैं तो बताएं उनकी स्लोप का डिफरेंस किसके इक्वल होगा। तो देखें, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। अगर इन दोनों की स्लोप्स इक्वल है तो m1 इज इक्वल टू m2, और यहाँ वर्ड यूज हो रहा है डिफरेंस ऑफ देयर स्लोप, यानी कि दोनों स्लोप्स को माइनस करते हैं। तो ये m2 इस तरफ आकर बच्चों माइनस m2 हो जाएगी, तो दोनों स्लोप का डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो पहले एमसीक्यूज का राइट आंसर है बी ऑप्शन, कि दोनों स्लोप्स का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। जिस तरह परपेंडिकुलर में दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, इस तरह पैरेलल के अंदर दो स्लोप्स का डिफरेंस 0 के इक्वल होता है। सेकंड पॉइंट है, द पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 2, 1, 4। ए बी कोई एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 और 1, 4। सो द स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि एक लाइन ए बी है और ए के पॉइंट आप कंसीडर कर लें 3, 2 और बी के पॉइंट कंसीडर कर लें 1, 4। अब इसके ऊपर कोई भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, कहीं पर भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। अब आपने इस परपेंडिकुलर लाइन की सो द स्लोप ऑफ एनी परपेंडिकुलर, इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, यानी कि इस लाइन के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। तो देखें, ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ए बी की स्लोप ऑफ ए बी और मल्टीप्लाई बाय अननोन लाइन की स्लोप, इसको मैं एम से डिनोट कर देता हूं। तो इन दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। अब ए बी की स्लोप बच्चों फाइंड कर लें। ए बी की स्लोप आ जाएगी 4 - 2 डिवाइडेड बाय 1 - 3 इनटू m इज इक्वल टू -1। तो 4 - 2 2 डिवाइडेड बाय -2, m इज इक्वल टू -1, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -1, सो m इज इक्वल टू 1। तो देखें, परपेंडिकुलर का वर्ड अक्सर बच्चे देखते हुए उनके ज़हन में कॉन्सेप्ट बैठा होता है कि दो प्रोडक्ट का स्लोप -1 है, तो फौरन वो एकदम -1 को टिक कर जाएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सही तरीके से पढ़ें, फिर चारों ऑप्शंस को एक दफा गौर से देखें, उसके बाद अगर कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करके साइड पर रफ में और फिर आप आंसर को टिक करें। तो देखें, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है 1, यानी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो जो अननोन लाइन है उसकी स्लोप जो है वो +1 के ऊपर आ जाएगी। थर्ड पॉइंट है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि स्लोप इन्फिनिटी है, और आपको पता है कि अगर स्लोप इन्फिनिटी हो तो वो कब होती है, जब वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो। पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होती है। अगर स्लोप हमेशा अनडिफाइंड है तो वो किस एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर स्लोप इनफाइनाइट है।
नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x माइनस 1 2 1 4 5 आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और आपने बताना है कि अननोन टर्म x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। बच्चों अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है यानी कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाए जा रहे हैं a b और c, तो फर्स्ट मैं a के पॉइंट x माइनस 1 ले लेता हूँ, b के पॉइंट 2 और 1, c के पॉइंट 4 और 5। तो अगर ये कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। अब ए बी की अगर हम स्लोप फाइंड करें तो 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स, और बी सी की स्लोप फाइंड करें तो 5 माइनस 1 और 4 माइनस 2। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस एक्स से, तो 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x। 4x पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इसका लगाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4, सो x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसमें जो अननोन एक ऑर्डर पेयर था उसमें x की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो बच्चों बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नंबर 5 पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 5 फ्रॉम द y एक्सिस। देखिए जब आप x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, ये x एक्सिस के ऊपर ये 4 आ गया 1 2 3 4, और y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, तो ये 4 और 5 ये पॉइंट आ रहे हैं 4 और 5। तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि ये 4 और 5 जो पॉइंट है इनका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है। तो इस पॉइंट का ये y एक्सिस है, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस ये है बच्चों, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना है 4। तो अक्सर बच्चे जो है वो ग्राफ को प्लॉट किए बगैर ही कहते हैं y एक्सिस, तो y एक्सिस की वैल्यू 5 को टिक कर देंगे। तो यहाँ आप जब पॉइंट बनाएंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 है, और अगर x एक्सिस से वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस फिर ये 5 पे ये लाइन जो है ये यहाँ से ये 5 पे मैच कर रही है, 4 में 5 पे, तो फिर ये डिस्टेंस जो है ये इस पॉइंट का 5 होता है। लेकिन क्योंकि अब y एक्सिस से हमने फाइंड करना है तो y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 4, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। स्लोप ऑफ x एक्सिस, देखिए x एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर कोई लाइन हो या पैरेलल टू x एक्सिस हो, इन तमाम लाइंस का एंगल जो है वो हमेशा 0 होता है, और अगर इनका एंगल 0 है तो फिर इनकी स्लोप भी क्या होगी 0। तो ए ऑप्शन जो इसका नंबर 6 है, इसका ए ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है 0। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइएंगल। ये बच्चों अपने क्वेश्चन के अंदर जो मीडियन बनाए थे, मीडियन के क्या थे कि एक ट्राइएंगल के एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को बच्चों सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जिन पॉइंट पर ये तीनों मीडियन मिलते हैं आपस में उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। तो सी ऑप्शन बच्चों इसका राइट आंसर है सेंट्रॉइड। नंबर 8 है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ x एंड y एक्सिस। देखिए x एक्सिस की इक्वेशन क्या है, अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करते हैं तो ऑन द x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 कंसीडर होती है, और ऑन द y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 कंसीडर होती है।
और जब आप x एक्सिस और y एक्सिस की इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन का मतलब है कंबाइन करना। जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा राइट से, तो x और y आपस में मल्टीप्लाई होगा और 0 0 आपस में मल्टीप्लाई। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस इन दोनों एक्सिस की ज्वाइंट इक्वेशन है। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर सी, x एक्सिस और y एक्सिस की ज्वाइंट इक्वेशन है x y इज इक्वल टू 0। 9 पॉइंट है, द स्लोप ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज 1 0 -1 एंड ऑल ऑफ दिस। देखिए x एक्सिस और y एक्सिस में ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर का मतलब ये एक ऐसी लाइन है जो यहाँ पर इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गई है, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर से कहते हैं कि एक ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? तो इस लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए बेटा एक बात याद रखिएगा कि अगर एक लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है तो फिर इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा ना वो सेम हो। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट 2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये 2 और 2 ये इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। इसी तरह 3 और यहाँ पर 3, तो ये 3 और 3 इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर -1 और -1 ये इस लाइन के ऊपर -1 लाई करेंगे। -2 तो ये इस लाइन के ऊपर आएंगे, -2 और -2, यानी कि इस लाइन के ऊपर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उस ऑर्डर पेयर में x और y की वैल्यू सेम होगी अगर वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसे अगर बाइसेक्ट हो रही है, अब इस तरह नहीं होगा, अब ये पॉइंट इस तरह नहीं होगा, x y की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये सिर्फ बाइसेक्टर लाइंस के अंदर इस तरह है। तो अब इस लाइन के ऊपर आपको इतने सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, तो आप किसी भी दो पॉइंट को लेकर उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आप एक पॉइंट ले लें फर्स्ट क्वाड्रेंट का 2 2 और -2 और -2, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 2 2 -2 और -2। अब इन दो पॉइंट्स में स्लोप का फार्मूला यूज कर लें तो ये आ जाएगा m = y2 - y1 x2 - x1। तो ये बच्चों आ जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 + 2, तो ये 2 + 2 4/4 4/4 = 1। कोई भी दो पॉइंट लेके आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं, कोई और दो पॉइंट ले लें उससे भी इसकी स्लोप 1 ही आएगी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ए ऑप्शन। बाइसेक्ट करें तो बच्चों इसकी स्लोप क्या होगी? तो इसकी स्लोप के लिए भी आप कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लें। जैसे यहाँ आप एक पॉइंट कंसीडर कर लें, ये -2 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा -2 और 2। और एक पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लें आप, ये -1 है और ये 1 कंसीडर कर लें, तो ये पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो बच्चों आप इन दो पॉइंट्स को लेकर स्लोप फाइंड कर लें। तो जब आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो y2 2 और ये +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और फिर ये x की वैल्यू -2 और ये -1। तो बच्चों ये 3 डिवाइडेड बाय -3, 3 से कैंसिल, m की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट करने से स्लोप 1 की इक्वल आती है, सेकंड और फोर्थ को जो लाइन बाइसेक्ट कर रही होती है उसकी स्लोप बच्चों -1 है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन x = y, यानी कि अब आपने इस इक्वेशन का थीटा बताना है, इंक्लिनेशन बताना है कि क्या है। तो बच्चों ये देखें कि जो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है इसमें x और y की वैल्यू सेम होती है, यानी कि तमाम पॉइंट्स को अगर आप देखें तो जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी, और सेकंड और फोर्थ के अंदर जो वैल्यू x की है y की वैल्यू इसके ऑपोजिट साइन के साथ है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर y की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर x और y दोनों सेम साइन के साथ हैं। इसका मतलब कि ये इस लाइन की बात की जा रही है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं। ये कंडीशन भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव हैं। और अगर दोनों नेगेटिव हो तो माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर भी x = y आ जाएगा। तो फिर इस लाइन की स्लोप हमने फाइंड कर ली थी, वो 1 थी। और अगर स्लोप इसकी 1 है तो फिर tan थीटा का फार्मूला यूज करके आप थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा = इस लाइन की स्लोप 1 थी, तो थीटा = tan इनवर्स 1। तो बच्चों ये tan इनवर्स 1 जो है ये 45 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 45 डिग्री। नंबर 12, व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग स्लोप इज नेगेटिव। यानी कि अगर स्लोप आपके पास नेगेटिव आ जाए तो फिर एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट। तो बच्चों अगर स्लोप नेगेटिव आ जाए तो एंगल हमारे पास कौन सा होता है, क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर स्लोप पॉजिटिव आ जाए तो फिर बच्चों एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। जी बच्चों ये हमारा 8.1 कंप्लीट हो गई है और आप इन तमाम क्वेश्चंस को एक दफा फिर दोबारा खुद बकायदा कॉपी पर भी सॉल्व करके देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा सॉल्व करने से आती है। जब हम तमाम क्वेश्चंस को आप दोबारा खुद कॉपी में सॉल्व करेंगे तो फिर ये तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे।